हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार का हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। शुरुआत हम लोग रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, मतलब पहले मॉडर्न करेंगे, उसके बाद एंशियंट, उसके बाद मिडिवल। ठीक है, क्योंकि इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। मुगल काल का सबसे उन्नत राज्य था बंगाल। उस समय का बंगाल में आज के बांग्लादेश भी शामिल था, और बंगाल का नवाब होने का मतलब था बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र जो कि उस समय बंगाल में सम्मिलित थे, उन सभी पर अथॉरिटी यानी अधिकार प्राप्त करना। उस समय बंगाल का नवाब होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूरे देश में सबसे उन्नत और ताकतवर प्रोविंस था बंगाल, और आज के प्रेजेंट डे बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, इन सभी के सम्मिलित होने के कारण उस समय बंगाल प्रोविंस का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा विस्तार और एक्सटेंडेड था। मुगल एम्परर औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। दीवान मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, एक तरह का रेवेन्यू कलेक्टर हो गया। धीरे धीरे मुर्शिद कुली खां ने दीवान के पद से पूरे बंगाल की सूबेदारी हासिल कर ली, यानी एक तरह से बंगाल के पहले नवाब के रूप में मुर्शिद कुली खां को जाना जाता है, जिनका कार्यकाल 1713 से 1727 के बीच तक चला। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, तब उनके दामाद सुजाउद्दीन उनके उत्तराधिकारी बने। अब नवाब सुजाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 4 भागों में बटा हुआ था। सेंट्रल भाग, डक्का, बिहार और उड़ीसा। सुजाउद्दीन खुद सेंट्रल बंगाल को डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, और बाकी जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में था उन पर शासन करने के लिए उन्होंने एक नायब नजीम या डेप्यूटी गवर्नर की नियुक्ति करी थी। उन्होंने अलीवर्दी खान को डेप्यूटी गवर्नर का पद दिया था। अब सुजाउद्दीन के गुजरने के बाद उनके बेटे सरफराज खान उर्फ मिर्जा असदुल्ला नए बंगाल के नवाब बने। सरफराज खान ने अलाउद्दीन हैदर जंग नामक टाइटल अडॉप्ट करा था, लेकिन सरफराज खान बहुत दिनों तक बंगाल का शासन नहीं कर पाया, क्योंकि सुजाउद्दीन के द्वारा अलीवर्दी खान को जो डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, इन्होंने बगावत कर दिया, और अलीवर्दी खान ने अपने राजा, अपने नवाब सरफराज खान की हत्या कर दी बैटल ऑफ गिरिया में। ठीक है, गिरिया के युद्ध में। और नादिर शाह का आक्रमण भी सरफराज खान के ही कार्यकाल में हुआ था, जब मुगल शासक मोहम्मद शाह राज कर रहे थे। अब अलीवर्दी खान ने अपने नवाब सरफराज खान की हत्या अकेले नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, जिस षड्यंत्र में उनका सहायता 3 लोगों ने किया था। जगत सेठ, जो कि एक बहुत जाने माने प्रसिद्ध बैंकर थे, फिर थे आलम चंद, और तीसरे थे हाजी अहमद। तो इन तीनों के साथ मिलकर अलीवर्दी खान ने कॉन्स्पिरेसी करा और सरफराज खान की हत्या कर दी। अलीवर्दी खान के नाती सिराजुद्दौला अब उनके उत्तराधिकारी बनकर बंगाल के नवाब बन चुके थे। नवाब सिराजुद्दौला के कार्यकाल के दौरान इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना स्ट्रेंथ और पावर बढ़ाने लगा था। सिराजुद्दौला के कार्यकाल में मीर जाफर उनका आर्मी कमांडर हुआ करता था।
हालांकि मीर जाफर ने अपने नवाब को धोखा दिया और अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की। जब प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, तो मीर जाफर ने अपने आर्मी को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि वो नवाब के तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होंगे, जिसके फलस्वरूप नवाब प्लासी का युद्ध हार गया। अब चूंकि अंग्रेज प्लासी का युद्ध मीर जाफर के मदद से जीता था, इसीलिए सिराजुद्दौला के हटने पर ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफर बस नाम का बंगाल का नवाब था, क्योंकि उसके नाम पर वास्तविकता में अंग्रेज अपना हुक्म और शासन चलाते थे और मीर जाफर महज एक कठपुतली यानी पपेट बन के रह गया। इस समय लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और मीर जाफर को जैकल ऑफ क्लाइव के रूप में जाना जाता था। अगर हिंदी में कहें तो मीर जाफर वास्तविक में लॉर्ड क्लाइव का सियार था। मतलब सियार क्या करता है? सियार का खूबी होता है कि वो चमचागिरी करता है ना? तो वो एक तरह से चमचा था लॉर्ड क्लाइव का। ठीक है। इसी बैटल ऑफ प्लासी के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहली बार फूट डालो और राज करो यानी डिवाइड और रूल पॉलिसी का फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था। अब मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ आर्थिक रियायतें देना शुरू कर दिए और कलकत्ता में ब्रिटिश मिलिट्री और नेवल फोर्सेस को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी प्रदान किया। और तो और बंगाल क्षेत्र से फ्रेंच को भी एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, ताकि ब्रिटिशर्स को व्यापार करने में सहूलियत हो सके। हालांकि ये सब 1760 तक ही चला, जब तक मीर जाफर अंग्रेजों के चापलूसी करने में लगे थे। लेकिन उसके बाद 1760 ईस्वी में मीर जाफर ने अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का सोचा। हालांकि अंग्रेजों ने नवाब की यह स्वतंत्रता उनसे छीन ली। अंग्रेजों ने नवाब पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां लगा दी। इस पर नवाब मीर जाफर अंग्रेजों का विरोध करने लगे। तब अंग्रेजों ने क्या किया? मीर जाफर को नवाब के पद से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया अक्टूबर 1760 में। अब मीर कासिम काफ़ी डायनेमिक और एम्बिशियस नवाब था और मीर कासिम ने कैपिटल यानी अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुंगेर चूंकि कलकत्ता से दूर था, इसीलिए उसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम से कम हो सके। इसी इंटेंशन के साथ मीर कासिम ने ये कदम उठाया था। हालांकि अंग्रेजों ने जब खुद से ही बिना नवाब को पूछे बंगाल के लोकल ट्रेड में लगाए जाने वाला सीमा शुल्क खत्म करने का डिसीजन लिया, तो ऐसे में नवाब मीर कासिम अंग्रेजों के विरोध पर उतर आए। सिर्फ यही नहीं, नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए गठबंधन तैयार किया, जिसमें कि उन्होंने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम II से मिलकर यह गठबंधन बनाया और बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था, उनमें अंग्रेजों का सामना किया। इस युद्ध में अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता थे हेक्टर मुनरो, जिनके लीडरशिप में अंग्रेजों ने बैटल ऑफ बक्सर पर जीत हासिल किया और मीर कासिम हारे गए। माफ कीजिए, मीर कासिम वॉज डिफीटेड। मीर कासिम जो है वो हार गए।
ठीक है। और जो मुगल बादशाह थे शाह आलम II, उन्हें अंग्रेजों के द्वारा फोर्स किया गया कि वो जो है एक संधि पत्र पर साइन करें, जिसको पॉपुलरली इलाहाबाद की संधि 1765 के नाम से जाना जाता है। करेक्शन कर लीजिए कि मीर कासिम ने जो अपना गठबंधन तैयार किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें उन्होंने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मदद ली थी और मुगल शासक शाह आलम II तो थे ही, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट में था, मिसप्रिंट लिखा हुआ था, सिराजुद्दौला नहीं बल्कि वो थे शुजा-उद-दौला। चूंकि मीर कासिम अब अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे, इसीलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर एक बार फिर से वापस मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब इसी 1765 में मैंने पहले भी बताया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में डायरची लागू कर दिया, यानी द्वैत शासन लागू कर दिया, जिसको कि बाद में 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। 1757 का प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेजों की भारत में पहली जीत थी। इट वॉज द फर्स्ट कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, जिसके कारण ब्रिटिश का पावर जो है धीरे धीरे भारत में बढ़ना शुरू हो गया। अब 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी जब अंग्रेजों ने जीत हासिल कर लिया, तब अंग्रेजों का भारत पर पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि बक्सर के युद्ध के जीत के बाद अब अंग्रेजों को बंगाल का दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो चुका था। कुछ और डिटेल में इंफॉर्मेशन देखते हैं प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी 1757। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, उन्होंने कलकत्ता को अंग्रेजों के नियंत्रण में लाने के लिए एक धनी और पावरफुल व्यापारी मानिकचंद को घूस दिए। मानिकचंद ने रॉबर्ट क्लाइव को कुछ ऐसे लोगों से परिचित करवाया जो कि नवाब से नाखुश थे और नवाब के खिलाफ विरोध करना चाहते थे। अब रॉबर्ट क्लाइव ने इन सभी लोगों के साथ नवाब के अगेंस्ट षड्यंत्र रचा। ये धोखेबाज लोग थे मीर जाफर, जो कि नवाब का कमांडर इन चीफ था। दूसरा था यार लातिफ, जो कि नवाब के आर्मी का ही पार्ट था। फिर था राय दुर्लभ, ये भी नवाब के आर्मी का पार्ट था। फिर जगत सेठ, जो कि बहुत धनी मनी बैंकर थे। फिर ओमी चंद, जो कि एक बिचौलिया था। इस षड्यंत्र में सबसे बड़ा दांव मीर जाफर का लगा हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने मीर जाफर को प्रॉमिस किया था कि नवाब के हारने के बाद उसे बंगाल का नया नवाब बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये था कि आखिर ब्रिटिशर्स नवाब के अगेंस्ट ये कॉन्स्पिरेसी कर ही क्यों रहे थे। दरअसल अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए दस्तक नाम का परमिट और लाइसेंस की ज़रूरत थी, जिसको केवल नवाब ही इशू कर सकता था। हालांकि नवाब ने ये परमिशन, दस्तक लाइसेंस, अंग्रेजों को ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए दे दिया था, लेकिन ये अंग्रेज इन दस्तक का मिसयूज कर रहे थे। मतलब ये उन व्यापारियों को भी ये परमिट दे रहे थे जो कि इन लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं थे। इसके कारण नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में अनबन हो गई। साथ ही नवाब ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, जो थी ट्रीटी ऑफ अलीनगर की संधि। इस संधि के तहत कंपनी को वो सभी फैसिलिटीज़ और प्रिविलेजेस वापस ग्रांट कर दिया जाएगा जो कि फारूक सियार के द्वारा 1717 फरमान में जारी किया गया था। इसके अलावा कंपनी जो है बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते थे, और तो और कंपनी को
अलाउ किया गया कि वो और ज़्यादा किला बना सकते हैं। और इसी संधि के तहत कलकत्ता का नाम जो है वो अलीनगर रख दिया गया था। ये नाम जो है कलकत्ता को नवाब ने दिया था जब नवाब ने इसे कैप्चर किया था। लेकिन अंग्रेजों ने बिना नवाब के परमिशन के कलकत्ता में जो किलाएं थी उन किलाओं का रेनोवेशन करने का डिसीजन अपने आप से ले लिया, जिससे नवाब को काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन समझा। इस कारण से जो है नवाब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और इधर अंग्रेज भी, खासकर रॉबर्ट क्लाइव, नवाब के अगेंस्ट षड्यंत्र रचने लगे, जिसमें उन्होंने मानिक चंद का सहारा लेते हुए नवाब के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया। और फिर 23 जून 1757 को, जिस दिन प्लासी का युद्ध हुआ मुर्शिदाबाद के पास बंगाल में, तो मीर जाफर के धोखेबाजी के कारण नवाब सिराजुद्दौला, जिनके पास लगभग 50,000 सोल्जर्स थे, इसके बावजूद वो कंपनी द्वारा मात खा गए। हालांकि नवाब के साइड से मीर मदन मोहन लाल और कुछ फ्रेंच सिपाहियों ने अपनी वफादारी निभाई और उन्होंने प्लासी के युद्ध में पूरा योगदान दिया। इनफैक्ट मीर मदन मोहन लाल तो युद्ध में लड़ाई लड़ते लड़ते मारे गए। अंग्रेज़ों की जीत के बाद नवाब मुर्शिदाबाद चले गए, भाग गए, जहां मीर जाफर का बेटा मीर मीरान ने नवाब को मोहम्मद बेग के हाथों मरवा दिया। नवाब के मारे जाने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित किया। उसके बाद मीर जाफर ने 24 परगनाज की जमींदारी अंग्रेजों को भेंट की। इसके अलावा लॉर्ड क्लाइव को मीर जाफर ने 2,35,000 रुपया पर्सनली दिया। कंपनी को जो भी नुकसान का सामना करना पड़ा था प्लासी के युद्ध के दौरान, उन सभी की भरपाई की गई मीर जाफर के द्वारा राज्य के पैसे से। उसके बाद बंगाल में जो भी फ्रेंच सेटलमेंट्स थे वो सभी अंग्रेजों को सरेंडर कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, अंग्रेज का एक बड़ा सा आर्मी जिसमें कि 6,000 सैनिक शामिल थे उसे बंगाल में स्थापित कर दिया गया, जिससे कि बाहरी आक्रमणकारियों के अगेंस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन किया जा सके। लॉर्ड क्लाइव को मीर जाफर ने 2,35,000 के साथ साथ 50 लाख एडिशनली दिया था उनके सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए, एक रिवॉर्ड के फॉर्म में। ये जो युद्ध था प्लासी का, इसका अपना ही एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसने एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन भारत में रख दिया था। यानी भारत में एक तरह से अंग्रेजों का बुनियाद, फाउंडेशन, नींव तैयार हो गया था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में हुआ ये 22 अक्टूबर को। इस युद्ध के होने से पहले मीर कासिम ने अंग्रेजों को पहले वार्निंग दे दिया था कि वो लोग अवैध रूप से बंगाल में अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो सावधान हो जाए, नहीं तो युद्ध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अंग्रेजों ने मीर कासिम की इस ऑर्डर की अनदेखी कर दी, जिसके फलस्वरूप मीर कासिम ने युद्ध का घोषणा कर दिया कंपनी के अगेंस्ट। मीर कासिम ने गठबंधन बनाया था
मैंने बताया था नवाब अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम टू के साथ, ताकि ये तीनों मिलकर अपने अपने आर्मी को एक साथ कंबाइन करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध जोरदार युद्ध किया जाए। हालांकि अंग्रेज़ों की जो सेना थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, इन्होंने मीर कासिम और उनके कंबाइंड आर्मी शुजाउद्दौला और शाह आलम टू के गठबंधन वाले आर्मी को भी परास्त कर दिया, हरा दिया 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर बिहार की धरती पर। अब ये जो जीत थी ये कंपनी के सुपीरियर मिलिट्री पावर की बेसिकली जीत थी, क्योंकि कंपनी के आर्मी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था इस युद्ध में, तभी अंग्रेज इसे जीत सके। अब क्या क्या परिणाम हुए बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद? तो मीर कासिम दिल्ली भाग गए, जहाँ पे वो 1777 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इलाहाबाद की संधि दोनों पार्टीज द्वारा साइन किया गया 1765 ईस्वी में। एक तरफ इधर अवध के नवाब थे और कंपनी के बीच, और दूसरी मुगल एम्परर शाह आलम टू और कंपनी के बीच। ठीक है, अब ये जो संधि था इसने अंग्रेजों को उड़ीसा, बंगाल और बिहार से कर वसूलने का अधिकार दे दिया। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कारा मुगल शासक को सौंप दिया, जो इलाहाबाद में रहने लगे अंग्रेजों के आर्मी के संरक्षण में, और उन्हें अंग्रेजों द्वारा फिक्स्ड पेंशन 50 लाख का मिलता था। इधर बंगाल का नवाब फिर से मीर जाफर को बना दिया गया, क्योंकि मीर जाफर नाम के ही शासक थे, वास्तविक में वो ब्रिटिशर्स के हाथों पपेट्स थे, अंग्रेजों के कठपुतली थे। बक्सर का बैटल बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इसने एक तरह से अंग्रेजों को भारत जीतने का रास्ता बता दिया था, और एक तरह से अंग्रेज शासक बन भी चुके थे, वो भी बिना किसी जिम्मेदारी के। सो दिस बैटल paved the way for the conquest of India, making English became the rulers without responsibilities। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इस बैटल के बारे में, कि इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों के हाथों न केवल बंगाल के नवाब की हार हुई, बल्कि भारत के मुगल शासक, उनको भी अंग्रेजों के हार का सामना करना पड़ा। इलाहाबाद की संधि साइन करने के बाद, बक्सर युद्ध के बाद 1765 में कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट का स्थापना कर दिया, जिसके तहत बंगाल के नवाब को केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यानी प्रशासनिक सेवाओं को मैनेज करने का ही अधिकार था, लेकिन ओवरऑल सुपरविजन जो था वो अंग्रेज सरकार ही देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ड्यूअल सिस्टम यानी द्वैध शासन का शुरुआत करा था। इसका मतलब होता है दो के द्वारा शासन। यहाँ पर कंपनी और नवाब के द्वारा किया गया शासन से मतलब है दीवानी और निजामत का अधिकार, यानी दीवानी हो गया रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, कर वसूलने का अधिकार, और निजामत हो गया पुलिस और न्यायिक सेवाओं से जुड़ा हुआ अधिकार। ये दोनों ही अधिकार जो थे वो कंपनी ने खुद अपने पास रख लिए थे, यानी इस दोनों कैटेगरी पर शासन जो है वो कंपनी का चलेगा, कंपनी का रूल होगा। ठीक है, अब इसका गलत फायदा कंपनी उठाता था। कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स जो थे
वो कर वसूलने के नाम पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेल्थ यानी धन हड़प कर इंग्लैंड जाता था, जहाँ पर इंग्लैंड के जनरल पब्लिक जो थे वो इन ऑफिसर्स को नवाब्स कहकर इनका मजाक उड़ाते, क्योंकि ये वास्तव में इनके द्वारा अर्जित किया गया धन भारतीयों को परेशान करके, उनको सताकर, उनको लूटकर हड़पा गया था। अब इस तरह के शासन का अंत वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अब आते हैं अपने 1857 की क्रांति के टॉपिक पर। 1857 की क्रांति जो था वो पहला भारतीय मेजर रेसिस्टेंस था अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध। 10 मई 1857 को मेरठ के आर्मी कैंटोनमेंट में इस विद्रोह की शुरुआत हुई और जल्द ही भारत के दूसरे भागों में आग की तरह फैल गया। अब 1857 क्रांति होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। सोशल रीजंस थे, इकोनॉमिक रीजंस थे, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स इत्यादि। ठीक है, पहला जो विद्रोह हुआ बिहार में वो हुआ देवघर डिस्ट्रिक्ट में, देवघर के रोहिणी गांव में 12 जून 1857 को, जहां 32वां रेजिमेंट ऑफ नेटिव इन्फेंट्री ने मेजर मैकडोनाल्ड को अटैक कर दिया, जिसमें नॉर्मन लिस्ले और डॉक्टर ग्रांटवेल घायल हो गए और मारे गए। बाद में मेजर मैकडोनाल्ड ने इस विद्रोह को दबा दिया, कोर्ट मार्शल लगाया और जितने भी विद्रोहियों थे उनको फांसी पर लटका दिया। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुआ। पीर अली के नेतृत्व के अंदर। पीर अली वास्तव में एक पुस्तक विक्रेता थे जिन्होंने पटना में 1857 क्रांति विद्रोह का कमान संभाला। अब इस विद्रोह में डॉक्टर लायल जो कि हफीम व्यापारी थे वो मारे गए। 7 जुलाई 1857 को पीर अली और उनके साथियों को पटना कमिश्नर विलियम टेलर के ऑर्डर से फांसी पर चढ़ा दिया गया। 25 जुलाई 1857 को तीसरे रेजिमेंट्स के सैनिकों ने दानापुर कैंटोनमेंट में विद्रोह कर दिया और वो सभी मिलके जगदीशपुर चले गए और वहां पर वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में खुद को संगठित किया और इस क्रांति को आगे बढ़ाया। कुछ और इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं पीर अली के बारे में। पीर अली का जन्म 1812 ईस्वी में मोहम्मदपुर गांव, आजमगढ़ जिला, यूपी में हुआ था। वो प्रोफेशन से पुस्तक विक्रेता थे और 1857 के क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। पीर अली इम्पोर्टेंट पर्चे, पुस्तक और कोड मैसेजेस को सीक्रेट तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा करते, रेगुलर कैंपेन्स और रैलीज भी कंडक्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में। उस समय पटना के कमिश्नर टेलर हुआ करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी द पटना क्राइसिस, जिसमें 1857 क्रांति के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। टेलर को दिल्ली और अवध से यह खबर मिली थी कि पटना में अगर विरोध प्रदर्शन को रोकना है तो समाज के 3 सेक्शंस पर लगाम लगाना होगा। ये 3 सेक्शंस थे वहाबी प्रवासी जो कि लखनऊ से आए थे पटना, दूसरे थीव्स यानी चोर और तीसरे क्रिमिनल्स। मतलब ये तीनों सेक्शंस जो थे वो पटना में
क्रांति को और ज्यादा विस्तार करने में लगे थे। 20 जून 1857 को टेलर ने कुछ प्रसिद्ध लोगों को पटना से डिनर पर इनवाइट करा। ये उनका सीक्रेट प्लान था, जिसमें कि वहाबी आंदोलन के 3 लीडर्स शाह मोहम्मद हुसैन, मौलवी अहमदुल्ला और मौलवी वैजुल हक को उनके द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, ताकि इस क्रांति को बीच में ही रोक दिया जाए और भारतीयों तक यह संदेश पहुंच जाए कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा उसका इसी तरह से हश्र किया जाएगा। ठीक है। 1857 क्रांति का सीक्वेंस क्या था? तो पहले तो ये पटना से शुरू हुआ, उसके बाद बढ़ते मुजफ्फरपुर पहुंचा, उसके बाद जगदीशपुर पहुंचा, जहां पर वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व संभाल लिया। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में लोगों का कुछ समूह अंग्रेज सेटलमेंट पर अटैक कर दिया पटना में। हालांकि ये जो अटैक था वो असफल रहा, क्योंकि विद्रोहियों के अस्त्र शस्त्र उतने ज्यादा मजबूत और प्रबल नहीं थे, जिसके कारण अंग्रेज ने इन प्रदर्शनकारियों को तुरंत अरेस्ट कर लिया। पीर अली को भी अरेस्ट कर लिया और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया 7 जुलाई 1857 को। कुंवर सिंह के बारे में देखें तो वो 1782 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम राजा साहबजादा सिंह और माता का नाम रानी पंचरतन देवी थी। 1857 क्रांति वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। बेसिकली वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे और वो उज्जैनी राजपूत गोत्र से बिलोंग करते थे। इन्होंने 20,000 आदमी का सेना तैयार किया और हथियार का एक फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश करा। कुंवर सिंह ने अपने भाई अमर सिंह के साथ और भतीजे रथ भंजन सिंह और हरि किशन सिंह के साथ इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 27 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह और उनके आर्मी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एरिया को कैप्चर कर लिया। तब कैप्टन दनबर ने आरा टाउन को रेस्क्यू करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे वीर कुंवर सिंह के फोर्सेस द्वारा वापस खदेड़ दिया गया। विंसेंट आयर ने जब कैप्टन दनबर की हार की खबर सुनी तो वो आरा की तरफ चले गए, जहां उन्होंने युद्ध लड़ा। बीबीगंज में 2 अगस्त 1857 को आरा में युद्ध लड़ने के बाद वो जगदीशपुर की तरफ चल पड़े, वहां पर अपना नियंत्रण पाने। जगदीशपुर में अपना स्थान बचाने की बजाय कुंवर सिंह ने सिंगरौली और रेवान प्रस्थान करने का सोचा। रेवान में कुंवर सिंह ने डब्ल्यू ऑब्सॉर्न को हराया। कालपी और बांदी निकलने के बाद वो लखनऊ की तरफ प्रस्थान कर गए, जहां पर अवध के नवाब ने उन्हें पोशाक और कुछ 1000 रुपए के साथ सम्मान दिया और एक फरमान भी दिया आजमगढ़ जिला के लिए। लखनऊ से कुंवर सिंह कानपुर चले गए और नाना साहब के साथ विद्रोह में शामिल हो गए। कुंवर सिंह ने फिर आजमगढ़ की तरफ प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने कर्नल मिलमैन के साथ
युद्ध करा और उन्हें हरा दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड मार्क केर को ऑर्डर किया कि वो आजमगढ़ प्रस्थान करें और कुंवर सिंह के साथ युद्ध करें, लेकिन तब तक वो कुंवर सिंह जो थे आजमगढ़ से निकल चुके थे। फिर डगलस ने कुंवर सिंह पर अटैक करा 17 अप्रैल को, जब वो गंगा नदी क्रॉस कर रहे थे। डगलस की एक बुलेट कुंवर सिंह के बांह पर लग गई और 21 अप्रैल 1858 को वो गंगा नदी क्रॉस कर चुके थे और जगदीशपुर अपने घर पहुंच चुके थे। लेकिन जगदीशपुर में कैप्टन ली ग्रांट, जो कि ब्रिटिश कमांडर था, उन्होंने कुंवर सिंह को घेर लिया। हालांकि कैप्टन ली ग्रांट को कुंवर सिंह ने वापस से खदेड़ दिया और युद्ध जीतने के बाद वीर कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को गुजर गए। कुंवर सिंह ने ढेर सारे फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए थे। उनके फॉलोअर्स में उनके भाई अमर सिंह और ऋत नारायण सिंह शामिल थे और उनके कुछ भतीजे निशांत सिंह, जयकृष्णा सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह शामिल थे। दूसरे क्षेत्र में इस विद्रोह का फैलाव कुछ इस प्रकार हुआ। हजारीबाग में जुलाई 1857 में यह क्रांति फैली। माधव सिंह, विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय यहाँ के लीडर्स थे। सिंहभूम क्षेत्र में जनवरी 1858 में यह क्रांति ने अपना विस्तार रूप लिया। राजा अर्जुन सिंह ऑफ पोरहट ने अपना नेतृत्व दिया। पलामू में नीलंबर और पीताम्बर के नेतृत्व में 1857 क्रांति स्प्रेड किया। अब कुछ मुख्य विद्रोह देख लेते हैं। हो एंड मुंडा 1820 से 1837 के बीच में यह विद्रोह हुआ। इसके नेता थे राजा पराहट और इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करना। लोकल जो साहूकार थे, मनी लैंडर्स थे, जमींदार थे, फिर सिंहभूम शासक थे, इन सभी के अगेंस्ट विरोध जताना। राजा पराहट ने अपने हो आदिवासियों को संगठित करा और इस विद्रोह को रूप दिया। ये विद्रोह 1827 तक तो कंटिन्यू रहा, लेकिन उसके बाद हो आदिवासियों को ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन 1831 में वो फिर से उठ खड़े हुए और इस बार हो आदिवासियों के साथ मुंडाज ने भी हाथ मिला लिया और इन दोनों ने मिलकर अब नया जो फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी था, नई कृषि नीति जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके क्षेत्र में बंगालीज का भी एंट्री हो गया था, उसके खिलाफ भी विरोध जताया। तो इस तरह से इनका ये जो विरोध था, ये जो क्रांति थी, वो 1837 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट कोल अपराइजिंग, ठीक है, 1831-32 में आया। कोल अपराइजिंग में नेता थे बुद्धो भगत, विंदा राय और सुरगा मुंडा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ये ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन के खिलाफ था। दरअसल कोल जनजाति अपनी भूमि पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप और अपनी जमीन का हस्तांतरण बाहरी दिकूज जैसे कि सिख और मुस्लिम किसानों को देने में विरोध जता रहे थे। ये जो कोल जनजाति थे, ये छोटा नागपुर क्षेत्र को कवर करते थे
जिसमें कि रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी एरिया शामिल है। ये सभी प्रॉब्लम 1831 में शुरू हुआ जब कोल के मुखिया ने बाहरी लोगों को ज़मीन बेचना शुरू कर दिया। इन बाहरी लोगों में हिंदू, सिख, मुस्लिम, साहूकार ये सभी शामिल थे, जो काफ़ी अत्याचारी और अत्यधिक कर डिमांड करने वाले थे। अंग्रेजों की कर और न्यायिक नीति ने कोल जनजातियों के पारंपरिक सामाजिक कंडीशंस को प्रभावित करा था। कोल ने इसका विरोध करा और 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने बाहरी लोगों को हजारों की संख्या में मार गिराया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री ऑपरेशंस इन कोल्स पे चलाया और वापस से सब कुछ सामान्य किया जा सका। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, संथाल्स के द्वारा सभी बाहरियों के लिए दिकूज वर्ड का प्रयोग किया गया था। ठीक है। फिर है भूमिज विद्रोह 1832-1833। इसके नेता थे गंगा नारायण सिंह। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का भूमि कर नीति यानी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट है संथाल रिबेलियन। इसे मिलेनेरियन या पॉपुलिस्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके नेता थे सिद्धू, कान्हू, भैरो, चांद। इसका ऑब्जेक्टिव था अत्याचारी जमींदार और साहूकारों के शोषण के अगेंस्ट विरोध करना। अब ये 2 बार हुआ। पहला विद्रोह जो था वीर सिंह ऑफ सारण की अध्यक्षता में 1854 में शुरू हुआ लछीमपुर में। और ये जो पहला विद्रोह था वो मेसियानिक कैरेक्टर था, यानी ये जो विद्रोह था वो मसीहाई परिप्रेक्ष्य में शुरू किया गया था। जबकि दूसरा संथाल विद्रोह जो था वो 1855-56 में शुरू किया गया। तो ये जो दूसरा संथाल विद्रोह था वो आदिवासियों के द्वारा अंग्रेज सरकार को खुली चुनौती दिया गया था। यहाँ आदिवासियों ने खुलकर अंग्रेजी शासन का विरोध किया, निंदा किया। संथाल्स ने पूरी निष्ठा के साथ इन बाहरी दिकूज को अपने क्षेत्र से भगाने और इस विदेशी शासन को पूरी तरह से मिटा देने की घोषणा कर दिया था। ये जो संथाल्स थे वो बेसिकली भागलपुर और राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था उसमें रहते थे। इस क्षेत्र को दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है और यही जो दमन ए कोह के निवासी संथाल्स थे उन्होंने ही संथाल विद्रोह का शुरुआत करा था। ये जो विद्रोह था ये बेसिकली आज के झारखंड का सिंहभूम, बनकुरा, बीरभूम, हजारीबाग और उड़ीसा और बिहार का भागलपुर और मुंगेर का पार्ट्स शामिल था। सिद्धू और कान्हू 2 भाई थे जिनके नेतृत्व में 10,000 से ज्यादा संथाल्स जून 1855 में इकट्ठा हुए, जहां इन संथाल्स को अपने अत्याचारी शासकों के नियंत्रण को तोड़ने के लिए कहा गया और इस देश का स्वामित्व खुद को संभालने के लिए कहा गया, जिसमें उनका अपना खुद का सरकार हो। अब ये जो युद्ध था संथाल और ब्रिटिशर्स के बीच में ये 1856 तक चला। उसके बाद अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाकर इस विद्रोह को सप्रेस कर दिया। फिर था सपहा होर रिवोल्ट। इसके नेता थे बाबा
भागीरथ मांझी, लाल हेम्ब्रम और पाइका मुर्मू। इसका ऑब्जेक्टिव था धार्मिक पाबंदी जो अंग्रेजों ने लगाया था उसके अगेंस्ट विरोध करना। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा। तो मुंडा रिवोल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनजातीय भूमि का हस्तांतरण का विरोध करना। अब ये जो ट्राइबल लैंड्स का ट्रांसफर था वो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1865 के तहत अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों से संगठित होकर अंग्रेजों का खुलकर विरोध करने के लिए कहा और कहा कि वो लोग अंग्रेजों को कर और टैक्सेस देना बंद करें। अंग्रेज ने बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया और 2 साल जेलों में रखने के बाद 1897 में उन्हें रिलीज कर दिया गया। दिसंबर 1899 में उन्होंने जमींदार्स के अगेंस्ट विद्रोह शुरू किया। वर्ष 1900 में वो फिर से पकड़े गए और जेल ही में 25 साल की उम्र में हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन 1914 में। इस आंदोलन के लीडर थे ओराओं जनजाति के लोग। जतरा भगत इसके मुख्य नेता थे। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था साहूकार और कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट विरोध करना। ये सभी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीपीएससी पीवाईक्यू में इन सभी आंदोलन में से एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है, क्योंकि ये सब बिहार के पर्सपेक्टिव में है। नेक्स्ट है इंडिगो रिवोल्ट 1856 से 60 में हुआ नील विद्रोह, ठीक है। ये जो था वो किसानों का आंदोलन था जो कि नील बागानों के मालिकों के अगेंस्ट विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे, ठीक है, वो इन किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर करते, जिसके लिए उन्हें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन्स भी दिए जाते थे, जिसको पेशी कहा जाता था या अंग्रेजी में डेडॉन, ठीक है। तो ये जो डेडॉन था वो क्या था? इट वॉज बेसिकली ए लोन विच वॉज गिवन टू पेजेंट्स बाय इंडिगो प्लांटर्स टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड्स, ठीक है। एक बार अगर किसानों ने लालच में आके इस तरह का लोन ले लिया तो वो जिंदगी भर के लिए अंग्रेजों के कर्जदार हो जाते थे। इंडिगो प्लांटर्स का इस तरह का ऑपरेसिव एटीट्यूड यानी अत्याचारी व्यवहार के कारण ही यह नील विद्रोह आयोजित हुआ। नेक्स्ट है फरेजी मूवमेंट। इस आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीतुल्लाह ऑफ फरीदपुर, ठीक है। इस आंदोलन के तहत पूर्वी बंगाल में एक मुस्लिम धार्मिक संप्रदाय का स्थापना किया गया। 19वीं शताब्दी में बंगाली मुस्लिम्स के द्वारा यह एक तरह का धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म को रिवाइव करना और मुस्लिम किसानों के दशा को सुधारना, जो कि ब्रिटिश जमींदारी सिस्टम के तहत शोषित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाइट म्यूटिनी। इसमें 2 तरह के विद्रोह हुए। एक तो 1857 क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियन फोर्सेस को शामिल कर लिया गया, तब अंग्रेज सैनिकों द्वारा यह विद्रोह आयोजित किया गया। एक दूसरा घटना 1866 में घटा, जिसको मुंगेर व्हाइट म्यूटनी के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत अंग्रेज ब्रिगेडियर्स ने यह विद्रोह आयोजित करा था जब उनके मिलिट्री अलाउंसेस घटा दिए गए थे। फिर है नोनिया विद्रोह
1764 के बक्सर युद्ध के बाद जब अंग्रेज पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने नोनिया कास्ट पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब ये जो नोनिया जाति के लोग थे वो नमक और शोरा बनाने का काम करते। नोनिया कास्ट जो था वो ये नमक और शोरा अच्छे दामों पर फ्रेंच, पोर्टुगीज और डच को बेचा करते और अच्छा पैसा कमाते। लेकिन अंग्रेज इनसे जबरदस्ती बहुत कम चीप रेट पे नमक और शोरा खरीदते, जिससे इनका भारी नुकसान हो जाता। इसी के अगेंस्ट नोनिया जाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसको नोनिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इसको झारखंड के पलामू जिले में शुरुआत किया गया, जब वहां के लोकल राजा और अंग्रेजी सरकार ने मिलकर चेरो जनजाति से उनका भूमि हड़प लिया, तभी ये विद्रोह तो हमने देख लिया चेरो विद्रोह क्यों हुआ। नेक्स्ट है तमार विद्रोह। तमार जनजातियों ने 7 बार ब्रिटिश के अगेंस्ट विरोध करा। भोलानाथ सहाय के नेतृत्व में ये अपने विद्रोह के दौरान दीकूज के घरों को लूटते, जला देते और इनकी हत्या भी कर देते थे। इनका उद्देश्य भी जनजाति भूमि के हस्तांतरण का विरोध करना था। नेक्स्ट, खरवाड़ विद्रोह। संथाल्स के राजा के रूप में भागीरथ मांझी ने यह घोषणा कर दिया कि वो भगवान के भेजे हुए दूत हैं। यह खबर आग की तरह पूरे संथाल जाति के लोगों में फैल गई और वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ जोर शोर से विद्रोह करने लगे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे सप्रेस कर दिया। अब खारवाड़ आंदोलन का ही एक पार्ट था सफाहोर रिवोल्ट। सफाहोर विद्रोह जो था ये भी खारवाड़ आंदोलन का ही पार्ट था, जिसको लाल हेम्ब्रोम के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है सरदारी लड़ाई। इसी को मुल्की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली स्ट्रगल फॉर लैंड था, ठीक है, भूमि के लिए संघर्ष। इस लड़ाई का मुख्य फिलॉसफी ये था कि आदिवासी जो थे वो सबसे पहले हकदार थे छोटा नागपुर के जमीन के लिए, क्योंकि वो वास्तविक में मूल निवासी थे यहाँ का। लेकिन राजा, जमींदार, बाहरी दीकूज और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए एक संघर्ष शुरू हो गया था इन आदिवासी जनजातियों और इन बाहरी आउटसाइडर्स दीकूज के बीच। तो यही था सरदारी लड़ाई। नेक्स्ट, ढाल विद्रोह। ये एक आदिवासी विद्रोह ढालभूम क्षेत्र ऑफ झारखंड में हुआ था, जहां पर वहां के लोकल राजा ने टैक्स देने से मना कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नए कर प्रणाली के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हुआ पहाड़ी विद्रोह। यह विद्रोह बीरभूम, छोटा नागपुर और मानभूम क्षेत्र के पहाड़िया जनजाति के लोगों द्वारा
शुरू किया गया था। दरअसल वो लोग परमानेंट लैंड सेटलमेंट का विद्रोह कर रहे थे, जिसके तहत अंग्रेजों ने इन जनजातियों का जमीन छीन लिया था। उसके बाद ये पहाड़िया जनजाति के लोग जो थे वो जमींदार, व्यापारी, पुलिस, कोर्ट, साहूकार, दीकूज, अंग्रेज, इन सभी के विरुद्ध में यह विद्रोह शुरू कर दिया, जिसके तहत उन्होंने गुरिल्ला फाइटिंग भी करा था। ठीक है। तिलका विद्रोह, यह विद्रोह भी ईस्ट इंडिया कंपनी के संथाल क्षेत्र में एंट्री के विरुद्ध था, जिसके लीडर थे तिलका मांझी। नेक्स्ट, चुआर विद्रोह, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। ठीक है। ये 2 बार आयोजित हुआ था, 1766 से 1772 और दूसरी बार 1795 से 1816। बंगाल के मिदनापुर जिला, उसी को बंकुरा जिला भी कहते हैं, उसी में चुआर विद्रोह शुरू हुआ, जिसके लीडर थे दुर्जन सिंह, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार पर हमला बोला। चुआर विद्रोह के नेता थे जगन्नाथ दल। नेक्स्ट है बकाशत आंदोलन। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1936 से 38 के बीच में इस आंदोलन का आयोजन हुआ। इसको बिहार किसान सभा द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। इस आंदोलन का मुख्य डिमांड यह था कि बकाशत जमीन को बड़े जमींदार से छोटे छोटे किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करना, और इस तरह के आंदोलन को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का भी सपोर्ट मिला हुआ था। बकाशत आंदोलन के मुख्य लीडर और नेतृत्वकर्ता थे कार्यानंद शर्मा, और इस आंदोलन की शुरुआत मुंगेर में हुई थी। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि ये बकाशत जमीन क्या है। ये बेसिकली जमीन का ही एक कैटेगरी है जिस पर टीनेंट्स यानी किराएदार जो है वो खेती करते हैं, लेकिन उनका उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। बकाशत जमीन पर खेती करने वाले जो किराएदार होते हैं वो जमींदारों को लगान देते हैं। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात यह है कि अगर कोई किसान लगातार 12 साल तक बकाशत जमीन पर खेती करे तो उसे उस जमीन पर कब्जा करने का अधिकार मिल जाता है। हालांकि आमतौर पर किसानों के पास इस तरह का कोई दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, और जमींदार इसी का फायदा उठाकर बकाशत जमीन को या तो बेच देते हैं या अपनी जमीन में बदल लेते हैं। ठीक है। तो बकाशत आंदोलन का भी यही डिमांड था कि इन बड़े बड़े जमींदारों द्वारा बकाशत जमीन को छोटे मोटे किसानों में वितरण कर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह, जिसको फकीर रेबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह 1763 से लेकर 1800 के बीच में हुआ। हाँ, ये भी बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह के नेता थे मजूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। इसके बारे में हम लोग ने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1770 का भयानक सुखाड़ आया था, और अंग्रेजों का आर्थिक नीति, इन दोनों कारणों से कुछ सन्यासी ने पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने का सोचा। दरअसल ये सब सन्यासी थे, ठीक है, जो अपना गुजर बसर जमींदार से
जमींदार के द्वारा दिए गए दान, भिक्षा, कुछ पैसे, वस्त्र, इन सब के द्वारा ही किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने इन सन्यासी पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी और आर्थिक नीति को भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, जिसके तहत जमींदारों को अधिक कर चुकाना पड़ता था अंग्रेजों को। फलस्वरूप ये जमींदार जो है वो सन्यासी को भिक्षा या दान या रियायत कम या ना के बराबर देने लगे, जिससे क्या हो गया कि ये सन्यासियों में एक तरह का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही भावना पैदा हो गया। ठीक है। और तो और 1770 का जो वो भयावह सुखाड़ था, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा भूखमरी बढ़ गई थी। इसके लिए भी अंग्रेजों ने कुछ विशेष प्रबंध नहीं किया था। ठीक है। अब सन्यासी विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने नॉवल आनंद मठ में विस्तृत जानकारी दी है। इस विद्रोह का एक खास बात यह था कि इसमें हिंदू मुस्लिम ने बराबर रूप से भागीदारी दिया था। जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका एक समराइज फॉर्म यहाँ पे इस चार्ट में हमें दिख रहा है। ठीक है। रिवोल्ट कहाँ हुआ, क्षेत्र, ईयर किस साल में हुआ और उनके लीडर्स या नेता कौन कौन थे। ठीक है। ठीक है, याद करने के लिए आसान ही रहेगा। आप लोग इसको देख लो या इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है वहाबी मूवमेंट, वहाबी आंदोलन। ये पटना के अराउंड हुआ था। ठीक है। इस्लाम धर्म में कुछ परिवर्तन लाने के लिए इस आंदोलन का आयोजन किया गया था। दरअसल इस्लाम धर्म जो है वो अंग्रेजों से प्रभावित होकर पश्चिमी देशों की सभ्यता को फॉलो करने लग गया था। इसी का विरोध करने के लिए वहाबी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने इस्लाम धर्म में किसी भी तरह का परिवर्तन का विरोध किया और इस्लाम का वास्तविक रूप को बचाने के लिए ही यह आंदोलन संगठित किया गया था। इस आंदोलन के लीडर थे सैयद अहमद बरेलवी। वो अरब के अब्दुल वहाब से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह और उनके बेटे अब्दुल अजीज से भी प्रभावित थे। ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। लेकिन एक तरह से आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं इसका ये भी आप लोग देख लोगे। ठीक है। वहाबी आंदोलन 1830 से ही एक्टिव था, लेकिन 1857 क्रांति के बाद ये आर्म्ड रेसिस्टेंस में बदल गया। दैट मीन्स अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन ने एक जिहादी रूप ले लिया। अंग्रेजों ने वहाबीज को ट्रेटर्स और रिबेल्स कह के पुकारा था, यानी धोखेबाज और विद्रोही। अंग्रेजों ने वहाबीज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए। 1857 क्रांति के दौरान वहाबीज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था अंग्रेज विरोधी सेंटिमेंट्स को फैलाने में। इस आंदोलन को 1870 में पूरी तरह से दबा दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने राजद्रोह कानून का शुरुआत भारत में कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियन पिनल कोड 1870 में टर्म सेडिशन यानी राजद्रोह को ऐड किया था, जिसका मतलब होता है कि किसी भी तरह का स्पीच यानी भाषण जो कि सरकार के अगेंस्ट हो या
सरकार के विरुद्ध हो या उससे सरकार की बदनामी हो, इस तरह के भाषण को राजद्रोह कहा जाएगा। और इसी से जुड़ा कानून राजद्रोह कानून आईपीसी में जोड़ा गया। एक और बात ध्यान रखना कि मुंडा रिवोल्ट में जो लीडर थे बिरसा मुंडा, वो मोनोथिज्म की बात करते थे। दैट मीन्स एक देवता की पूजा करने की बात करते थे, एक ईश्वरवाद। ठीक है, उस पर उन्होंने बल दिया था, जोर दिया था। बिहार में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, इसके बारे में देख लेते हैं। अब बंगाल में जब विभाजन हुआ 1905 में, तो उस समय तो बिहार बंगाल का ही पार्ट था, तो बंगाल विभाजन से बिहार भी अत्यधिक प्रभावित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 जो कि विभाजन का दिन था, उस दिन दरभंगा में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया। बिहार के जो भी नौजवान थे वो स्वदेशी आंदोलन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1906 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी मुंगेर आए और उन्होंने वहाँ भाषण दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के भाषण से वहाँ पर मौजूद श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। इधर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था, उससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ने बिहार के नौजवानों को काफ़ी मोबिलाइज और मोटिवेट करा, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गाइडेंस में बहुत सारे प्रतिनिधि ने इस सेशन में भाग लिया था। 1908 में बिहार कांग्रेस प्रोविंशियल कमेटी का गठन हुआ। नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर के अध्यक्षता में पटना बिहार में। अब पहला सत्र जो था, फर्स्ट सेशन बीपीसीसी यानी बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का, उसे अली इमाम के द्वारा चेयर किया गया 1908 में, जिसमें मजहर उल हक ने भी भाग लिया था। 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने किया। और 1912 में ही बिहार एक सेपरेट प्रोविंस के रूप में बना, बंगाल से विभाजित होकर। 1922 में 37वां सेशन कांग्रेस का गया में हुआ, जिसके अध्यक्ष सी.आर. दास और सेक्रेटरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 53वां सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का रामगढ़ 1940 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। बीपीसीसी का 28वां सत्र मुंगेर में हुआ 1919 में, जिसको सरदार पटेल ने भी अटेंड करा था। 1928 में बिहार युवक संघ का गठन हुआ और 14 अप्रैल 1929 को फर्स्ट यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसके सेक्रेटरी प्रोफेसर ज्ञान सिंह थे। 1929 में यही बिहार युवक संघ का कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित प्रजापति मिश्रा ने मुंगेर में किया था, जहां नौजवानों के द्वारा खादी को अडॉप्ट किया गया। पॉलिटिकल विक्टिम डे यानी राजनीतिक पीड़ित दिवस को 10 अगस्त 1929 को मनाया गया, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हैं। 1908 में खुदीराम बोस प्रफुल्ला चाकी के साथ डीएम को मारने का अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए बॉम्ब फेंककर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मजिस्ट्रेट की पत्नी और बेटी इस घटना में मारे गए। मर्डर के चार्ज पर खुदीराम बोस को फांसी से लटका दिया गया 11 अगस्त 1908 को। बाद में प्रफुल्ला चाकी ने खुद ही
गोली मारकर सुसाइड कर लिया। 1913 में अनुशीलन समिति का एक ब्रांच पटना में स्टैब्लिश किया गया सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। इसके जो प्रमुख एक्टिव मेंबर्स थे वो थे बंकिम चंद्र मित्रा, अखिल चंद्र दास गुप्ता। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बीपीएससी पीवाईक्यू में। महेश नारायण की मृत्यु के बाद बिहार टाइम्स के जो एडिटर थे, मतलब बिहार टाइम्स के एडिटर थे महेश नारायण, उनके गुजर जाने के बाद 1907 में सेपरेट बिहार स्टेट का जो डिमांड था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में कंटिन्यू रहा। इस मैगजीन के द्वारा भी अलग बिहार प्रांत हो, इसका डिमांड उठाया जा रहा था। नेक्स्ट आया होम रूल मूवमेंट, जिसको एनी बेसेंट ने शुरुआत करा। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में होम रूल आंदोलन शुरू करने की निर्णय लिया गया। बिहार में इस आंदोलन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे, आइए देखते हैं। मजहूर उल हक होम रूल मूवमेंट के अध्यक्ष थे। सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा वाइस प्रेसिडेंट थे। चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह सेक्रेटरीज थे। एनी बेसेंट 2 बार पटना विजिट की थी, एक बार 18 अप्रैल 1918 को और दूसरे बार 25 जुलाई 1918 को। उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम के साथ मुलाकात भी की थी। नेक्स्ट देखते हैं चंपारण मूवमेंट। 1917 का चंपारण आंदोलन पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था भारतीय इतिहास में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट भारत में। चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण था तीन कठिया सिस्टम, जिसमें कि चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था 3 कट्ठे जमीन पर, जो कि 1 बीघा का भाग था, ठीक है। इसी को 3/20 कहा जाता है, जिसका मतलब हो गया 1 बीघा में 3 कट्ठा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, ठीक है, कि बताइए इसका मतलब क्या हुआ 3 कट्ठिया का। तो 3/20 मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा। लोकल लीडर राजकुमार शुक्ला ने 1916 का लखनऊ कांग्रेस सेशन अटेंड करा था, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया कि आप चंपारण आए और यहाँ के किसानों का दयनीय स्थिति देखें। राजकुमार शुक्ला का जन्म 1875 में पश्चिमी चंपारण जिला में हुआ था। 10 अप्रैल को गांधी जी पटना आए और वो चंपारण की तरफ गए अपने सहयोगियों और बिहार के नेताओं के साथ। चंपारण मूवमेंट के कौन कौन से मुख्य लीडर्स नेता थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, एच.एस. पोलॉक, नरहरि पारेख, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहर उल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकिशोर प्रसाद, जे.बी. कृपलानी और सी.एफ. एंड्रयूज, ठीक है। टोटल 10 लीडर्स थे चंपारण आंदोलन के, याद रखना, ठीक है। चंपारण में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया गांधी जी को कि आप बिहार छोड़ के चले जाएं, लेकिन गांधी जी ने उनके ऑर्डर को नहीं माना और वो सजा भुगतने के लिए तैयार थे। वो इंडिगो प्लांटर्स के सेक्रेटरी से भी मिले, जो कि थे जेम्स विल्सन। चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई गई इस सत्याग्रह की जीत के बाद। किसकी अध्यक्षता में? तो एफ.जी. सैले की अध्यक्षता में, और गांधी जी उसके सदस्य बने, ठीक है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया और ये स्वीकार किया कि 3 कट्ठिया सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास किया गया। ये पहला जीत था गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ठीक है। हसन इमाम एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के दौरान। पटना के संदर्भ में जो कि 1919 से 1920 में कंडक्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। गांधी जी ने पहला स्कूल खोला था बरहरवा में। लखन सेन
बरहरवा लखन सेन, ठीक है, ये नाम है जगह का जहां पर गांधी जी ने पहला स्कूल खोला था, जो कि मोतिहारी से 20 मील पूर्व में स्थित है। कब खोला था ये स्कूल? तो 14 नवंबर 1917 को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, और सहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया। जालियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट और रॉलेट एक्ट के बाद बीपीसी बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस ने यह रेजोल्यूशन पास करा कि वो लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूसरे नेताओं के साथ, जैसे कि ब्रज किशोर प्रसाद, मजहर उल हक, हसन इमाम और मोहम्मद शाफी ने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। बहुत सारे वकील ने रिज़ाइन कर दिया और कोर्ट्स को बहिष्कार किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि बिहार नेशनल कॉलेज को गांधी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया पटना में, जिसके प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। बिहार विद्यापीठ को पटना में खोला गया गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को। मजहर उल हक चांसलर और ब्रज किशोर प्रसाद वाइस चांसलर बने। मजहर उल हक ने सदाकत आश्रम स्थापना किया सत्याग्रही के लिए, और एक न्यूज़पेपर द मदरलैंड की शुरुआत की सितंबर 1921 में, जिसमें कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के एकता का मैसेजेस स्प्रेड किया करते थे और गांधी जी के प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी के भी संदेश वो इस पेपर के थ्रू जन तक पहुंचाते थे। प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि अंग्रेजी राजकुमार थे, उन्होंने बिहार विजिट करा, लेकिन उनके विजिट को कांग्रेस के द्वारा अपोज किया गया। क्या आप लोग को पता है आज के डेट में जो पीएमसीएच है, ठीक है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसका पुराना नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज ही था, ठीक है। नेक्स्ट है स्वराजिस्ट मूवमेंट। ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन गया में हुआ दिसंबर 1922 में, सीआर दास की अध्यक्षता में, ठीक है। इस सेशन में 2 तरह के सोच रखने वाले लोग शामिल थे। एक गुट में ऐसे सोच वाले लोग थे जो कि चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम एंट्री करें, मतलब भारतीयों का एंट्री लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना ज़रूरी है, जबकि दूसरे गुट के सोच वाले लोग कहते थे, सपोर्ट करते थे गांधी जी के रास्ते को, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की एंट्री को अपोज करता था, ठीक है। जो पहले गुट के लोग थे, सपोर्टर्स ऑफ एंट्री ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें शामिल थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, ठीक है। जबकि जो दूसरे गुट के लोग थे उसमें शामिल थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम.ए. अंसारी, ठीक है, सी राजा गोपालचारी। क्लियर हो गया। अब इसी के फलस्वरूप जो है स्वराज पार्टी दल का गठन हुआ, जिसको किसने बनाया? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने, ठीक है। और इसके पहले चेयरमैन बने नारायण प्रसाद और पहले सेक्रेटरी बने अब्दुल बारी। क्लियर। स्वराज दल का जो ब्रांच है उसे स्थापित किया गया 1923 में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता के अंदर बिहार में, ठीक है। पटना में नमक सत्याग्रह को 16 अप्रैल 1930 को लॉन्च किया गया, ठीक है। साइमन कमीशन की बात करें तो ऑल पार्टी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा की अध्यक्षता में कि हम साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे। ये कमीशन जो है पटना 12 दिसंबर 1928 को पहुंचा, ठीक है। अब बॉयकॉट मूवमेंट यानी बहिष्कार आंदोलन, ये एक मूवमेंट था, आंदोलन था, जिसमें कि विदेशी सामान का बहिष्कार और देसी सामान को अडॉप्ट करना था इसका मुख्य लक्ष्य, ठीक है। बिहार कांग्रेस कमेटी ने कैंपेन शुरू करा जिससे कि खादी को प्रसिद्ध किया जाए, ठीक है, खादी की पॉपुलैरिटी बढ़ाया जाए थ्रू मैजिक लैंटर्न्स। इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लैंटर्न्स लेके गांव-गांव तक प्रचार किया गया कि आप लोग खादी यूज करें, ठीक है, और विदेशी कपड़ों को, विदेशी सामानों को त्याग दें, बहिष्कार करें। और एक हस्ताक्षर कैंपेन भी चलाया गया, ठीक है, जिसके तहत लोगों से हस्ताक्षर करवाया गया कि वो लोग देसी
गुड्स का ही इस्तेमाल करेंगे और फॉरेन गुड्स को बहिष्कार करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज, BCWC, ठीक है, बिहार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूर्ण स्वराज का ये प्लान लाया, जिसका मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है। 20 जनवरी 1930 झंडा फहरा के ये प्लान को शुरुआत किया गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक है। CDM, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1929 को लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। आज के डेट में हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर साल। क्लियर है ना? पटना में CDM की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 को हुआ, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि बताइए कि चौकीदारी टैक्स नहीं देना, ठीक है, यह निर्णय किस आंदोलन का हिस्सा है? तो रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स इन बिहार वाज पार्ट ऑफ CDM। ठीक है। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था कि चौकीदारी टैक्स देने से लोग मना ही करें। नेक्स्ट, सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो किसके अध्यक्षता में हुआ? तो लीडर थे बिपिन बिहारी वर्मा, सारण और चंपारण में, और मोतिहारी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बिहार आए सत्याग्रह के सक्सेस के लिए, और उन्होंने सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर का टूर भी किया 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 1930 के बीच में। अब इस आंदोलन ने काफी स्ट्रांग मैसेजेस दिया कि लोग जो है खादी का उपयोग करें और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जैसे कि शराब के विरुद्ध खड़े हों और चौकीदारी कर देने से मना करें। स्वदेशी कमेटी पटना में बनाया गया। नॉन चौकीदारी टैक्स मूवमेंट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सारण में चलाया गया। बिहपुर सत्याग्रह शुरू हुआ उसी दौरान। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया गया। छपरा जेल के कैदियों ने कपड़ा पहनने से मना कर दिया और उन्होंने नंगी हड़ताल के फॉर्म में स्वदेशी को सपोर्ट करा और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी ने नमक कानून मोतिहारी में तोड़ा 1932 में। ठीक है। चंद्रवती देवी और राम सुंदर सिंह ये CDM मूवमेंट के 2 एक्टिव नेता थे। ठीक है। चंपारण, भोजपुर, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर ये इंपॉर्टेंट जिले थे जहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी ज्यादा एक्टिव रूप में देखने को मिला। गोरखा पुलिस ने इस मूवमेंट को सप्रेस किया। अंग्रेजों ने गोरखा पुलिस को हायर किया था इस आंदोलन को दबाने के लिए। नेक्स्ट है किसान सभा इन बिहार। ठीक है। किसान सभा को जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और मोहम्मद जुबैर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 1922 में मुंगेर में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना BPSC में, PYQ में। ठीक है। तो इसीलिए उसमें ऑप्शन था मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, मोर देन वन। ठीक है। तो आंसर क्या था? मोर देन वन, क्योंकि किसान सभा का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, ठीक है, दोनों ने मिल के किया था। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने BPKS बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन करा। किसान के ग्रीवेंसेस जो थे जमींदार के अगेंस्ट भूमि अधिग्रहण को लेकर उसको आवाज देने के लिए, ठीक है, उसको एक मंच देने के लिए जमींदार्स ने यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी UPP फॉर्म करा किसानों को दबाने के लिए। BPKS जो है वो 1933 में फॉर्म हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन 1936 में हुआ है। बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। PYQ में आगे भी जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो इस ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष थे और NG रांगा जो थे वो सेक्रेटरी थे। ठीक है। पंडित यमुना कारजी और राहुल संकृत्यान, ठीक है, ये दोनों ही जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के फॉलोअर्स थे।
इन्होंने मिलकर हुंकार की शुरुआत की। ठीक है, हुंकार क्या था? हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। ठीक है, 1940 में। और इसी न्यूज़पेपर के थ्रू जो है किसान अपने ग्रीवेंसेस और कृषि से जुड़े आंदोलन को आवाज मिलता था। ठीक है, सेकेंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को गया में ऑर्गेनाइज करा गया 29-30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। तीसरा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हाजीपुर में 26 से 27 नवंबर 1935 को। क्लियर? बीएसपी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसको 3 लोगों ने मिलकर शुरुआत किया था, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और रामवृक्ष बेनीपुरी। इन तीनों ने मिलकर बीएसपी की शुरुआत 1931 में किया। 1934 में बीसीएसपी, ठीक है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसमें कांग्रेस बस जुड़ गया। इसको अंजुमन इस्लामिया हॉल जो कि पटना में है, ठीक है, इधर खजांची रोड की तरफ है, इसका स्थापना किया गया, जहां जेपी नारायण को जनरल सेक्रेटरी और आचार्य नरेंद्र देव इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी पीवाईक्यू। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और ज्यादा भारी है नहीं, अच्छे से बार बार सुनोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट इन बिहार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 संवैधानिक उपचार के साथ आया और राज्यों में जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्थापित हुआ, जबकि केंद्र में ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन यानी द्वैध शासन का प्रावधान था। नेक्स्ट, कांग्रेस को भारी मेजॉरिटी मिला लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें कि 8 कैंडिडेट्स विनर बने, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। मोहम्मद यूनुस जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लीडर थे, उन्होंने गवर्नमेंट बनाया। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने मना कर दिया, उनके बदले किसने सरकार बनाया? तो मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है, 20 जुलाई को कांग्रेस कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। ठीक है, जिसमें कि स्पीकर बने श्री रामदयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर थे श्री रामदयालु सिंह। ठीक है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जबकि डिप्टी स्पीकर थे प्रोफेसर अब्दुल बारी। अब नए गठित मिनिस्टर्स ने, ठीक है, न्यूली इलेक्टेड मिनिस्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, जैसे कि प्रेस पर पाबंदी हटाना, मैगजीन पर पाबंदी, सेंसरशिप हटाना। ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिलीज करना, कष्टकारी बंदोबस्त जैसे प्रॉब्लम्स को खत्म करना, और हरिजन के स्टेटस को बढ़ाना। ठीक है, हालांकि जब अंग्रेजों ने घोषणा किया कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस से विचार विमर्श भी नहीं किया था, तब इसके विरोध में श्री कृष्ण सिंह ने अपने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया और कांग्रेस भी ब्रिटिश के इस निर्णय के खिलाफ उठ खड़े हुए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसको 28 नवंबर 1940 को शुरू किया गया। बिहार में फर्स्ट सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण थे। गौरी शंकर सिंह और श्याम नारायण सिंह, ये दोनों गया से थे। इन दोनों ने ही इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, अलॉन्ग विथ सम वुमेन सत्याग्रहीज। ठीक है, कुछ महिला सत्याग्रही भी इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को QIM शुरू हुआ, ग्वालियर टैंक, जिसको आज़ाद मैदान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बॉम्बे में 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी QIM के प्रमुख लीडर्स थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा,
इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। ह्यूज स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वेर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बहुत भारी मात्रा में स्ट्राइक्स और प्रदर्शन मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, गोपालगंज और पटना में संगठित किए गए। 11 अगस्त को पुलिस के रोकने के बावजूद स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो है वो पटना सेक्रेटेरिएट के पूर्वी गेट पर झंडा फहराने के लिए निकल पड़ा। डीएम डब्ल्यू.जी. आर्चर ने अपने आर्मी को ऑर्डर करा कि वो उन स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाएं, जिसमें 7 छात्र मारे गए। तो पटना सेक्रेटेरिएट में आपने देखा होगा वो स्टैच्यू 7 मार्टिर्स का सप्त मूर्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राम गोविंद सिंह, जगतपति कुमार और राजेंद्र सिंह, ये 7 छात्र ने अपना अमर बलिदान दिया बिहार की पावन धरती से भारत माता के स्वतंत्रता के दौरान, ठीक है। अब बड़े बड़े जुलूस निकाले गए मुजफ्फरपुर, सारण, भागलपुर, डुमरांव, पलामू, हजारीबाग, हाजीपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में पुलिस स्टेशंस को जला दिया गया। संचार की व्यवस्था ठप कर दी गई। आज़ाद हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर था, मुंगेर से इसको पब्लिश किया जाता था। ये शुरुआत किया गया लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। जेपी नारायण, इनके बारे में हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनको 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट कर लिया गया। ये हजारीबाग जेल से भाग गए। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था ना बीपीएससी पीवाईक्यू में कि जब जेपी नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे तो वो दिन कौन सा था, ठीक है। आई मीन दिवाली का दिन था, दुर्गा पूजा का दिन था, दशहरा था, तो क्या था, तो वो दिन था दिवाली का, ठीक है। और उस दिन जेल के कुछ सुरक्षाकर्मी जो थे वो छुट्टी पर थे और कैदी दिवाली पर गीत गा रहे थे। जेल के सुरक्षा प्रहरी को धतूरा के बीज डालकर भांग पिला दी गई थी, ठीक है। आधी रात के बाद जेपी नारायण समेत 17 लोगों ने रस्सी के सहारे जेल की दीवार फांदकर भागने में सफलता हासिल की। इसके बाद, इस घटना के बाद जेपी नारायण भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ से हजारीबाग जेल से निकलने के बाद वो सबसे पहले नेपाल के फुटहिल्स, नेपाल की तराई में चले गए, जहाँ पे उन्होंने आजाद दस्ता को ऑर्गेनाइज करा, जिसमें उन्होंने एक गुरिल्ला वॉरफेयर का ट्रुप तैयार किया, ठीक है। मतलब एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जिसमें कि एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जो कि एक्सपर्ट था गुरिल्ला वॉरफेयर में, ठीक है। और इसमें जेपी नारायण के सहयोगी थे रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ला, ठीक है। आजाद दस्ता ने सभी क्रांतिकारी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करा बिहार में और ये 1943 तक एक्टिव था। इसके बाद इसके प्रमुख लीडर्स जैसे कि जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह को अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें हनुमान नगर जेल भेज दिया गया, जहां सूर्य नारायण सिंह और नित्यानंद सिंह ने जेल पर प्रहार करके नेताओं को छुड़वाया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा की अध्यक्षता में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का निर्माण किया गया बिहार में। 30 मार्च 1946 को बिहार के गवर्नर ने श्री कृष्ण सिंह को इनवाइट करा कि आप आएं और सरकार का फॉर्मेशन करें। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और सैयद महमूद ने ऑफिस में शपथ लिया और अपना कार्यभार संभाला।
कुछ महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी भारत छोड़ो आंदोलन में दिखलाई थी वो कुछ इस प्रकार है। श्रीमती भगवती देवी पटना से, शांति देवी छपरा से, सुनीति देवी वैशाली, राधिका देवी वैशाली, श्रीमती माया देवी भागलपुर, भवानी मल्होत्रा मुजफ्फरपुर, रामस्वरूप देवी भागलपुर, अकली देवी शाहबाद, धतुरी देवी मुंगेर, हुंकेरी देवी मुंगेर और रूपंतिया देवी मुंगेर। ठीक है, तो देख रहे हो कि पटना हो, छपरा हो, वैशाली, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शाहबाद और मुंगेर, इन सभी जगहों से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। बिहार से अगर हम स्वतंत्रता सेनानी की लिस्ट देखें तो ये सब प्रमुख फ्रीडम फाइटर्स रहे बिहार से। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसान सभा में, शहीद वैकुंठ शुक्ला, फिर बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, जिनके नाम पर ही एन कॉलेज का नाम है, ठीक है, पटना में, मौलाना मजहर उल हक सदाकत आश्रम जो कि अभी यहाँ कुर्जी में है, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, ठीक है ना, जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना में। नेक्स्ट शीलभद्र यागी, पंडित यमुना काटजी, डॉक्टर मगफूर अहमद आजाजी, उपेंद्र नारायण झा आजाद और प्रफुल्ला चाकी। ठीक है, तो ये सब प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे बिहार से। एक और इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक देख लो कि बिहार में जो यूरोपियन कंपनीज आए वो कौन कौन से थे, कब कब आए, इस पे एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, तो बिहार जो था वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर था व्यापार का, जहां से मिडिवल पीरियड के दौरान जो है कॉटन, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, सॉल्ट पीटर, ठीक है, शोरा, इंडिगो यानी नील, इन सब का प्रचुर मात्रा में व्यापार किया जाता था। पोर्टुगीज जो थे वो भारत आने वाले पहले यूरोपियन कंपनी थे, उसी तरह बिहार आने वाले भी ये पहले यूरोपियन कंपनी थे। पोर्टुगीज ने अपने साथ हुगली से स्पाइसेस यानी मसाला, चाइना क्ले यानी चीनी मिट्टी, इनके बर्तन, ये सब पटना लाया करते थे रिवर रूट के थ्रू, ठीक है, नदी के थ्रू, और पटना से सूती और दूसरे मटेरियल्स जो थे यानी कॉटन और दूसरे मटेरियल्स ले जाया करते थे। हुगली वो पहला जगह था जहां पोर्टुगीज ने अपना फैक्ट्री लगाया, जब अकबर ने ऐसा करने की परमिशन दी पोर्टुगीज कैप्टन पेड्रो टेवरेज को। 1559 ईस्वी में पोर्टुगीज व्यापारियों ने एक चर्च बनाया बैंडेल में, जो कि पहला क्रिश्चियन चर्च था बंगाल में, जिसको आज भी बैंडेल चर्च के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री आलमगंज पटना में स्थापित किया 1620 में सॉल्ट पेटर के व्यापार के लिए, लेकिन ये जल्द ही अगले साल 1621 में बंद हो गया। फिर 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस फैक्ट्री को रिवाइव करा, जो कि आज के डेट में गुलजार बाग में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुआ पटना में, जो कि आज के डेट में पटना कॉलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी पीवाईक्यू में, क्लियर। बाद में 1774 के समय डैनिश ने अपना फैक्ट्री शुरू किया नेपाली कोठी पटना में। फिर फ्रेंच ट्रैवलर ट्रेवेनियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि उस दौरान पटना जो था वो पूरे उत्तरी भारत का एक व्यापारिक केंद्र था, कमर्शियल सेंटर था। फिर जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ने भी अपने किताबों में या लेख में पटना के प्रॉस्पेरिटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो इस तरह से हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री इन बिहार खत्म होता है। ठीक है, अब बच गया एंशिएंट और मिडिवल, क्लियर, हम उसको भी करवा देंगे। ठीक है, तो अच्छे से इस तरह पढ़ते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।